डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। साथियों, आपके सामने यूपी पीजीटी का एग्जाम है और टीजीटी का भी है और साथ ही आपका जीआईसी का होने वाला है और बिहार स्टेट बिहार स्टेट का एग्जाम और फिर उसके बाद आपका बीपीएससी टीआरई 4 का भी एग्जाम होने वाला है। उसी के क्रम को उसी के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आज हम लोग जो आपका एनसीईआरटी की पुस्तक है, जो पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान है, खासकर आपका जो क्लास 11th और 12th इन दोनों क्लास का जो राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक उसका एकदम निचोड़ आज हम लोग उसी से संबंधित उसी पर आधारित हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं और ये जो आपका टेस्ट पेपर है बेहद बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको आप वीडियो को डाउनलोड करके या सेव करके रख लीजिए और इस वीडियो को आप कम से कम 3-4 बार जरूर देखें, क्योंकि अमूमन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसी किताब से आती हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। कई बार तो क्या एनसीईआरटी का डीप कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, सॉल्व कीजिए। ठीक, इसका पीडीएफ आपको और विद आंसर जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पे अगर सर्च करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। चलिए, इसके मेरा साथियों आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, अगर आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस देखिए, अगर आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको चैनल से जरूर जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम लोग पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान की जो बेहतर से बेहतर कंटेंट हम लोग आपको अवेलेबल कराने का भरसक प्रयास करते हैं। अभी हम लोग तमाम जो स्टेट्स के आपके पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर हुए हैं या एग्जाम हुए उनको हम लोग सॉल्व किए हैं। देखिए, पीवाईक्यूज बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। मैं अपने हर वीडियो में इस पे फोकस या जोर देता हूँ कि आप इसको जरूर सॉल्व कीजिए। ये प्रैक्टिस सेट जो भी बाजार सॉल्व होते हैं उनसे लाख गुना बेहतर है, याद रखिए। तो इसलिए आप चैनल से जुड़िए। इसके लिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और मन करे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना कोई बात नहीं। चलिए, पहला ही क्वेश्चन देखिए कि निम्न कथनों पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। ठीक, ये बात सत्य है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। ये भी सत्य है। संविधान सभा के विशेष सत्र में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में दिया गया नेहरू का भाषण ट्विस्ट विद द डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। बेहद बेहद महत्वपूर्ण ये आपका क्वेश्चन है। कई बार पूछा, हर बार पूछा जाता है, कई बार नहीं, तो आप इसको याद रखिएगा। तीनों सत्य हैं। तो आपसे पूछा गया कि असत्य कथन बताइए, इसमें से कोई असत्य नहीं है, यानी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 1947 में स्वतंत्र भारत के सामने तात्कालिक प्रमुख चुनौतियों में शामिल नहीं है। तो जब देश आपका आजाद हुआ 1947 में, तो उसमें कौन सी तात्कालिक प्रमुख चुनौती शामिल नहीं है? एकता की चुनौती थी, लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती थी और विकास का भी चुनौती था, लेकिन निरपेक्ष बने रहना इसकी चुनौती हम नहीं कह सकते। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन बताना है आपको। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की वकालत की या बात की। ठीक, ये सत्य है। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के नेता जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ये भी कथन सत्य है। ये भी प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 के दिन दिल्ली में दंगे शांत करवा रहे थे तथा आजादी के जश्न में भाग नहीं लिया। ये क्वेश्चन आपका असत्य है। ये सी असत्य, क्योंकि दिल्ली में नहीं थे बल्कि कलकत्ता में थे, बंगाल में थे ये। ठीक, तो इसलिए सी आपका गलत होगा। ठीक, तो सी राइट आंसर होगा। डी देखिए, 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे नामक अतिवादी ने गांधी की हत्या कर दी। ये भी सत्य है। इसका राइट आंसर सी होगा। इन कथनों पर असत्य कथन बताना है आपको। चौथा, आजादी के तुरंत बाद ब्रिटिश राज की समाप्ति पर देशी रियासतें कानूनी तौर पर आजाद हो गई थी। बात सत्य है। देशी रियासतों की कुल संख्या 565 थी। ये भी सत्य है।
सबसे पहले त्रावणकोर और हैदराबाद ने स्वयं को आजाद व स्वतंत्र घोषित किया। ये कथन भी आपका सत्य है। आपको असत्य बताना। चौथा, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में सभी रियासतों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। डी असत्य है। तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है कि सरदार पटेल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। वह स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री थे। ये कथन आपका सत्य है। देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में उल्लेखनीय भूमिका थी। ये भी सत्य है। वह मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और प्रांतीय संविधान आदि से संबंधित संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य थे। ये भी सत्य है। तीनों कथन सत्य है। आपको सत्य कथन बताना है तो डी होगा उपयुक्त सभी। देखिए सरदार पटेल के बारे में तीनों जो ऑप्शन है इसको याद रखिए, पूछा जाता है। देखिए एनसीईआरटी का ये जो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करें इसके माध्यम से आपका पूरा 11th 12th का जो एनसीईआरटी है कवर हो जाएगा। और देखिए हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन पे आपको जानकारी इकट्ठा करना है। ठीक, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा। हिंदुस्तानी को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ न रह जाएगा और अंग्रेजी को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ है। किसका कथन है? ये कथन है आपका, किसका कथन है? ये कथन है महात्मा गांधी का। निम्न राज्यों को अपने मूल राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी ये जो राज्य हैं इनके मूल राज्य यानी किन से अलग हुए, तो आपको पता ही है कि हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है और आपका गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ है, छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ है और मेघालय असम से अलग हुआ है। ठीक, तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन, इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से उन राज्यों को बताइए जो पहले संघ शासित राज्य थे। यानी केंद्र शासित प्रदेश थे, कौन कौन से राज्य थे? तो केंद्र शासित प्रदेश जो थे आपके, एक था मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल और आपका था गोवा। ठीक, इस हिसाब से 1 2 3 5 यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम लोकसभा चुनाव के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो पहला आम चुनाव हुआ 19, चलिए, प्रथम आम चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा था। हाँ, ये बात सत्य है। प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक आयोजित हुए। ये भी सत्य है। प्रथम आम चुनाव में कुल 492 लोकसभा सीट थी। ये गलत है। प्रथम आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी। ये सत्य नहीं। इसका जो गलत कथन बताना है वो गलत है। ऑप्शन सी 492 नहीं थी, 430 के आसपास था। नव स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी से पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया तथा विदेशी संबंधों से संबंध स्थापित किए। इसमें से आपको सही कथन बताना है, सॉरी असत्य कथन बताना है। तो पहला तो सही है। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले विदेश मंत्री थे। ये भी सत्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि भारत को सोवियत खिमी के साथ नजदीकी बढ़ानी चाहिए। ऐसा नहीं है, ये गलत है। भारत ने 1956 में सोवियत संघ द्वारा हंगरी पर हमले की सार्वजनिक निंदा नहीं की। ये भी सही है। तो इसका जो गलत आंसर है वो है केवल तीसरा जो गलत है बस। भारत चीन के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। 1954 भारत चीन के मध्य पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये भी सही है। 1900 मार्च 1954 में भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता शामिल हुआ और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे चाउन लाई, ठीक,
56 में चीनी शासनाध्यक्ष चाउ एन लाई तथा तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भारत दौरे पर आए थे। सही है। 1961 में दलाई लामा ने भारत में शरण ली। ये गलत बात है। ये 1961 में उन्होंने नहीं लिया। वीके कृष्ण मेनन 57 से रक्षा मंत्री थे जिन्होंने भारत चीन युद्ध के उपरांत इस्तीफा दे दिया। ये सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है सी असत्य कथन है। 12वां प्रश्न कि भारत पाकिस्तान के मध्य संपन्न ताशकंद समझौते के समय हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? यानी जब भारत पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ तो उस समय हस्ताक्षर करते हुए दोनों देशों के प्रतिनिधि कौन थे? तो याद रखिए ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उस समय थे आपके लाल बहादुर शास्त्री व अयूब खान। क्वेश्चन नंबर 13 इंदिरा गांधी के संबंध में असत्य कथन बताना है कि 1966 से 67 तक तथा 80 से 84 तक प्रधानमंत्री पद धारण किया। सत्य है ये। 67, 71, 80 के आम चुनाव में कांग्रेस की जीत में भागीदारी। ठीक, सही है ये। 65 व 71 पाकिस्तान के खिलाफ युद्धों में जीत। यानी 71 में तो थी लेकिन 65 में श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं थी बल्कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय प्रधानमंत्री थी। इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। प्रिवी पर्स की समाप्ति बैंकों को राष्ट्रीय आर्थिक परीक्षण नेतृत्व कार्य की भूमिका। ये सत्य है। तो पहला ए, बी और डी सत्य, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है भारत को लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर विकसित करने का महान प्रयोग असफल हो चुका है। उपयुक्त कथन लंदन टाइम्स में इंडियाज डिसइंटीग्रेटिव डेमोक्रेसी में किसके द्वारा लिखा गया? 14वां इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नेवियर मैक्सवेल के द्वारा। 1971 के आम चुनाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 15 है। ये है आपका इसमें से आपको बताना सही कथन कौन से हैं। 1971 के आम चुनाव देश के 5वें आम चुनाव थे। सही है। कांग्रेस पार्टी की असली संगठन ताकत कांग्रेस आर के नियंत्रण में थी। ऐसा नहीं है, गलत है ये। दूसरा गलत हो जाता है। गैर साम्यवादी व गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने ग्रेट अलायंस गठबंधन स्थापित किया। ये कथन सत्य है। कांग्रेस ओ ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से गठजोड़ किया तथा गरीबी हटाओ का नारा नहीं, ये इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ का। ठीक, तो केवल इसमें पहला और तीसरा सही यानी ऑप्शन सी सत्य है। 16 देखिए कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना के पश्चात इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में जो असत्य कथन है वो कौन सा है? ऑप्शन देखिए आप। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नई कांग्रेस के भीतर कोई गुट नहीं थे बल्कि ये विभिन्न मतों हितों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी बन गई थी। ये कथन गलत है। बाकी तीनों कथन सत्य हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो जेपी हैं उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव थे। ये कथन आपका सही है। ये वो संस्थापक महासचिव थे यानी सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव थे, उसी से जुड़े हुए थे। 55 में सक्रिय राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया। सही है। एक जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत थे। ये भी कथन सत्य, तीनों कथन सत्य यानी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की सुमेलित करना है। सुमेलित करना है आपको। तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ये जगजीवन राम से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे? बाद में प्रधानमंत्री भी बने। ये थे आपके चौधरी चरण सिंह। बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री व उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और बिहार मुख्यमंत्री व पिछड़ा आरक्षण लागू करने के रूप में पहचान कर्पूरी ठाकुर। ठीक, ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें आपको सही और गलत कथन बताना है। 1973 में उत्तराखंड के गांव के लोगों ने खेल सामग्री कंपनी के द्वारा की जा रही पेड़ कटाई का विरोध किया व इसके खिलाफ चिपको आंदोलन प्रारंभ किया।
ये कथन सत्य है, ये आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें है। ठीक, ये 10th में है। 70 व 80 के दशक में समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों से मोह-भंग हुआ, स्वतंत्र राजनीतिक संगठनों की तरफ झुकाव बढ़ा। इनका मानना था कि स्थानीय मसलों के समाधान में स्थानीय नागरिकों की सीधी व सक्रिय भागीदारी दलों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा कारगर होगी। दोनों कथन सत्य यानी सी। तीसरा, क्वेश्चन नंबर 20, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना के संबंध में कौन-सा कथन सही है? तो दलित पैंथर की स्थापना जो हुई, ये महाराष्ट्र में हुई। 1972 में हुआ। वहाँ के जो दलित पढ़े-लिखे लोग युवा थे, वहाँ के दलित समाज के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया। ठीक, ऑप्शन ए, ये भी 10th की पुस्तक में है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। आर्थिक उदारीकरण की नीति से नाराज मछुआरों के स्थानीय संगठनों ने नेशनल फिश वर्कर्स फोरम की स्थापना की। सत्य है। आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने 1990 से 92 में ताड़ी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। ये भी पूछता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ, तो लोग गलती से बिहार में लगा देते हैं। याद रखिए कि ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नर्मदा आंदोलन, नर्मदा विकास परियोजना के कारण लोगों के पुनर्वास, आजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण पर प्रभाव का के खिलाफ था। ये भी सही है। सूचना के अधिकार की मांग हेतु सर्वप्रथम आंदोलन 1990 में मजदूर किसान संघ शक्ति संगठन के द्वारा किया गया। ये भी सही है। चारों कथन सही है, तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। देखिए इसमें सभी क्वेश्चन क्या एनसीईआरटी है, 11th-12th पे और खासकर 9th-10th सभी का ये निचोड़ है। 22, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, किस आंदोलन का लोकप्रिय नारा था? देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना महत्वपूर्ण एनसीईआरटी की पुस्तक से है। ये था आपका द्रोणी आंदोलन से संबंधित। जम्मू कश्मीर के संबंध में विचार कीजिए और कौन सा कथन असत्य है वो बताना है आपको। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान में कबायली घुसपैठ कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेजी गई, ये सत्य है। शेख अब्दुल्ला कश्मीर विलय के बाद पहले प्रधानमंत्री बने कश्मीर के, ये भी सत्य है। 74 में इंदिरा गांधी के साथ शेख अब्दुल्ला ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए राज्य के मुख्यमंत्री बने, ऑप्शन सी। ठीक, जैसे इसलिए क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री लिखा जाता था। ठीक, तो ये कथन सभी इसमें से आपसे पूछा असत्य, तो कोई असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। 24, पंजाब की स्वायत्तता के संबंध में लाए गए आनंदपुर शाही प्रस्ताव। ये पूछता है कि आनंदपुर शाही प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, कब लाया गया, किसके संदर्भ में लाया गया है? तीनों क्वेश्चन का जवाब इस क्वेश्चन में है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1973। नेक्स्ट है 25, कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको बताना है। वैश्विक वैश्विक मामले में सरोकार रखने वाले विद्वान समूह क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की। सत्य है। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल कर दिया। 87 में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट ने प्रचलित विकास की आलोचना की। ये देखिए तीनों ही जो है, खासकर आपका दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, तो सभी कथन इसमें सही हैं, तो डी सही है। ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद। आप इसको तसल्ली से, आराम से आप इसको कई बार देखिए, ज़रूर देखिए। आपका इसमें से 50% क्वेश्चंस का एग्जामिनेशन सेंटर में आमना-सामना ज़रूर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कि सम्मिलित करना है कि जी ट्रिगवेली ये संबंधित हैं, अमेरिका द्वारा दोबारा महासचिव बनने का इन्होंने विरोध किया। कोर्ट वॉल्डेन, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 26। तो डी ट्रिगवेली के बारे में क्या कथन सही होगा कि दोबारा महासचिव बनने का सोवियत संघ द्वारा विरोध हुआ। फोर्थ वालदेम जो हैं, इनका विरोध किया। तीसरी बार महासचिव बनने का चीन द्वारा विरोध। बुतरस बुतरस घाली, अमेरिका द्वारा इनका विरोध किया गया। कोफी अन्नान, इराक पर अमेरिकी हमले का
इन्होंने विरोध किया, अवैध करार दिया। ये सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 27, विश्व व्यापार के संबंध में गलत कथन क्या है? WTO जो है उसके संबंध में क्या गलत कथन है? 27, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को तय करता है, सत्य है। इसकी स्थापना 1995 में, ये भी सत्य है। 30 अगस्त 24 तक इसके 166 सदस्य हैं, ये भी सत्य है। यह गैट के नियमों को विरोध करता बिल्कुल नहीं, ये इसी से उत्पन्न भी हुआ है, विरोध नहीं करता। ऑप्शन सी असत्य है, ये गलत है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मार्च 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा था? बेहद महत्वपूर्ण है। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया या आर्मेनिया या कोई नहीं? तो 28 का राइट आंसर हुआ लिथुआनिया। शीत युद्ध के संबंध में असंगत कथन बताना है। देखिए, आपका वैश्विक राजनीति जो है विश्व में, समकालीन विश्व में राजनीति 12th की पुस्तक है, तो उसमें आपका कोल्ड वार है, उसको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक। कई कई सारे क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं आपसे। 29 देखिए, शीत युद्ध के दौरान आपको असंगत कथन बताना है कि 1985 में गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने तथा सुधार प्रारंभ किए, सत्य है। 54 से 75 में वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ, भी सत्य है। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई, सही है। 54 में दायन बियन बिफू ने में अमेरिका के वियतनाम के हाथों हार हुई, गलत है। तो चौथा असत्य है। नेक्स्ट है 30, ये आपको सम्मिलित करना है क्वेश्चन नंबर 30 को। बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 30 याद रखिए। एलटीबीटी लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी जो है एलटीबीटी, ये कब आई? ये आया 1963 में। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968, साल्ट वन 1972, स्टार्ट ये 1991 ऑलरेडी सम्मिलित है, तो इस हिसाब से 1 2 3 4 यानी जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है 1900 सॉरी 9/11 के संबंध में असत्य कथन बताना है। 9/11 जो कि आपको ऑप्शन में दिया ही है, देख लीजिए। सी 31 की असत्य कथन बताना है। 11 सितंबर 2001 को 19 अपहरणकर्ता द्वारा 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों का अपहरण किया गया, सत्य है। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिण टावर से टकराए, ये भी सत्य है। तीसरा विमान अमेरिकी कांग्रेस के आगे टकरा, ये गलत है। तीसरा इसमें यानी सी गलत है। चौथा विमान अमेरिकी रक्षा विभाग मुख्यालय पेंटागन से टकरा, ये भी सत्य है। तो इसमें सी वाला गलत था। 32 देखिए जरा कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष किस मांग को लेकर हुआ था? 32 कि श्रीलंका के तमिलों के लिए अलग राष्ट्र बनाने हेतु, ऑप्शन ए ही सत्य है। नेक्स्ट है, विश्व शांति के लिए एन एजेंडा फॉर पीस रिपोर्ट किसने जारी की? क्वेश्चन नंबर 33 कि विश्व शांति के लिए एजेंडा फॉर पीस रिपोर्ट जो दिया बुतरस बुतरस घाली के द्वारा दिया गया। बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट है 34, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? ये बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन सेट किया गया इसमें कि आपसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो याद रखिएगा, भूलना नहीं है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है 35, यहाँ 2 सूचियां दी गई, इनको पहल मैच करना है इसको। एक तरफ नेता है और एक तरफ दल है। 35 की एएस डांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके भारतीय जनसंघ और मीनू मसानी ये होंगी आपकी स्वतंत्र पार्टी और अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय संजन जनसंघ और एस डांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 36, स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया? तो स्वतंत्र पार्टी का गठन अभी आपने मैच किया उसी में था। तो इसका गठन करने वाले कौन हुए?
वो है सी राजा गोपालाचारी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल या गोवा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल में पहली बार साम्यवादियों की सरकार बनी। ठीक। भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था कहाँ से? एक तो बॉम्बे प्लान से भी, सोवियत खिमे के देशों के अनुभवों से, समाज के बारे में गांधीवादी विचारधारा से और किसान संगठनों की मांगों से। सभी सत्य है, प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न का सही मिलान करना है आपको। ठीक। मैच कीजिए। घाना एनक्रोमा इसके नेता थे। मिस्र नासिर नेता हुए। भारत के नेता जवाहरलाल नेहरू। ये सब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो नेता हुए उन्हीं के बारे में ये पूछा जा रहा है। घाना एनक्रोमा, मिस्र नासिर, भारत जवाहरलाल नेहरू और आपके इंडोनेशिया ये कौन हुए? सुकर्णो और यूगोस्लाविया के टिटो। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए? बेहद महत्वपूर्ण। ये भी प्रश्न पूछा गया आपसे बार बार। 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 1971 में। और दिसंबर में तो युद्ध हो ही गया। कांग्रेस सिंडिकेट के अगुवा कौन थे? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। सॉरी, कुछ क्वेश्चन छूट गए। 41। 1967 के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या बयान सही है? लोक कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हार गई। ठीक। पहली बार जो वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम था वो इसका मतलब कि मुहावरा टूटा और पहली बार केंद्र के अलावा राज्यों में पहली बार गैर मतलब केंद्र की सत्ता सटी और गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो लोकसभा कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में भी हारी, ये गलत है। कांग्रेस को लोकसभा बहुमत नहीं मिला, ये भी गलत है। कांग्रेस केंद्र में सत्तासीन रही, उसका बहुमत भी बढ़ा, ये भी गलत है। केवल एक इसमें सही होगा। 42 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है? 42 इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था, ये सत्य है। नेक्स्ट है, गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया किसने? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो दिए राम मनोहर लोहिया ने। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? तो ये रहे हैं आपके वीवी गिरी। पूछा जाता है आपसे। 1967 के लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों को राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने क्या संज्ञा दी? 45 का राइट आंसर होगा राजनीतिक भूकंप। 46 देखिए प्यारे साथियों, ये आपका एनसीईआरटी का निचोड़ है। 11th 12th और साथ ही 9th 10th भी इसमें शामिल है। तो जो पॉलिटिकल साइंस का एनसीईआरटी का जो आपका किताब है उसी से संबंधित सारे प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। इसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो अब आपको एनसीईआरटी जैसे पूरा किताब नहीं पढ़ना होगा, आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तब भी काफी पर्याप्त रहेगा। कांग्रेस सिंडिकेट के अगुवा कौन थे? तो कांग्रेस सिंडिकेट के अगुवा कौन थे? ये थे आपके के कामराज। निम्नलिखित में से मेल कीजिए। चलिए, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, नव निर्माण आंदोलन गुजरात से चला और रेल हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। तो ऐसा तो ये एनसीईआरटी की पुस्तकों का है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़िए, सॉल्व कीजिए। और ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट है 48, ये लोक दल की स्थापना की थी? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोक दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया चौधरी चरण सिंह के द्वारा। चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
चिपको आंदोलन के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है आपको। यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चला एक पर्यावरण आंदोलन था, सत्य है। इस आंदोलन में पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण मामले उठाए गए, सत्य है। यह महिलाओं द्वारा शुरू किया गया शराब विरोधी आंदोलन था, ये ऐसा नहीं है। महिलाओं द्वारा नहीं, सभी लोग इसमें शामिल थे, लेकिन हाँ, कह सकते हैं अधिकतर महिलाएँ थीं, लेकिन शुरुआत पर्यावरण से संबंधित है। इस आंदोलन की मांग थी कि स्थानीय निवासियों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए। तो ए, बी और डी सही है और तीसरा गलत है। नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित हैं किससे? ये संबंधित है आपके चिपको आंदोलन से। तो कैसे इसको सॉल्व करना है? तो 70 और 80 के दशक में कई तबकों का राजनीतिक दलों से मोह भंग हुआ। इसका क्या कारण था? ऑप्शन देखिए कि जनता पार्टी का असफल होना या राजनीतिक अस्थिरता का माहौल उत्पन्न होना, सरकार की आर्थिक नीतियों का असफल होना या उपरोक्त सभी या कोई नहीं। तो 51 का जो राइट आंसर होगा कि जो आपका प्रश्न है ये 51 कि 70 और 80 के दशक में कई तबकों का राजनीतिक दलों से मोह भंग हुआ, जिसका कारण ये सभी कारण थे, क्योंकि जनता पार्टी जो 78 में सरकार बनाई वो असफल हो गई, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हुआ, ये भी कारण था और सरकार की आर्थिक नीतियों का असफल होना भी ये सभी कारण हुआ। नेक्स्ट है 52 दलित पैंथर्स का बृहत्तर विचारधारात्मक एजेंडा क्या था? देखिए दलित पैंथर जो है ये आपकी 9th में भी है और 10th में भी है और इससे प्रश्न आपसे पूछे ही जाते हैं। दलित पैंथर्स का बेहतर विचारधारात्मक एजेंडा क्या था? तो था आपका कि जाति प्रथा को समाप्त करना, दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ना, वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना। ये तीनों ही सही है, तो डी होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसके द्वारा अगर भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में कोई क्षेत्रीय परिवर्तन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए जरूरी है कि संसद के सामान्य बहुमत के द्वारा भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्रों में या उसकी सीमाओं में या उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। 54 निम्नलिखित में से आपको मेल करना है, सम्मिलित करना है और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 54। तो सर्वानुमति की राजनीति, आर्थिक नीतियों पर सहमति, जाति आधारित जो दल है वो है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार हुआ, पर्सनल लॉ एंड लैंगिक न्याय, ये संबंधित है आपका शाहबानो मामला से और क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत, ये किससे संबंधित है? गठबंधन सरकार से। ऑप्शन जो है इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न है 55 बामसेफ का पूरा नाम क्या है? ये सब के सब एनसीईआरटी से ही है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा तो मेरी राय मानिए कम से कम आपको 11th 12th की एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा तसल्ली होकर इसको पढ़िए, फिर आप जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तब मजा आएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ एनसीईआरटी से भी प्रश्न बनते ही हैं। बामसेफ का पूरा नाम क्या है? बामसेफ का जो पूरा नाम है वो है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। याद रखिए ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि बामसेफ का स्थापना किसने किया था। ठीक, 56 देखिए कि ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है आपका ये 9th भी है और 10th में भी है। गलती से इसको लोग देखिए कंफ्यूज होके आपका मतलब कि ये बिहार में लगा देंगे या उत्तर प्रदेश में लगा देंगे। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ये डुबरगंता, नल्लौर, आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी भारत विभाजन जब हुआ तो उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। तो 57 का राइट आंसर होगा कि विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला-बदली होगी। ये कथन गलत है। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, सत्य है। धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, ये भी सत्य है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, ये कथन भी सत्य है।
तो डी इसका जो गलत है वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 58, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? शीत युद्ध चूँकि वर्तमान में इसको हटा दिया गया है, लेकिन पुरानी पुस्तक से आपको शीत युद्ध ज़रूर पढ़ना चाहिए। 58, कौन-सा कथन गलत है, ये बताना है आपको। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी, सत्य है। यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था, ये भी सही है। 2 विचारधाराएँ, साम्यवाद बनाम पूंजीवाद। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की, ये भी सत्य है। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, ऐसा नहीं। शीत युद्ध, युद्ध वास्तविक युद्ध न होकर वैसी परिस्थितियां थीं, ठीक, डायरेक्ट ये युद्ध नहीं लड़ा गया, ये कथन गलत है, तो ऑप्शन डी गलत है। इनमें से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है? तो कौन सा उद्देश्य है गुट निरपेक्ष का? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न आपसे पूछता ही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, ये आपका तटस्थता की नीति इसके उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है। इनमें से कौन सा देश नाटो सदस्य है? नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो है, ये शीत युद्ध के दौरान और वर्तमान में है, लेकिन शीत युद्ध के दौरान स्पेशली ये आपका पश्चिमी देशों का संगठन था, खासकर यूएसए के नेतृत्व में एक सैन्य संगठन था। तो कौन सा इसमें नाटो सदस्य है? तो है आपका, ये है नाटो में स्पेन, ब्रिटेन, स्पेन और पुर्तगाल शामिल हैं। 61 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? ये पूछ रहा है, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, ये पूछ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधात्मक लड़ाई का अंत, ये विघटन का परिणाम है, सही है। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल सीआईएस का जन्म, ये भी सही है, विघटन का परिणाम था। विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया में संकट है, इस वजह से ये परिणाम नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा, डी। अगला प्रश्न देखिए 62, ये आपको मैच करना है। मिखाइल गोर्बाचेव ये किससे संबंधित हैं? तो मिखाइल गोर्बाचेव ये संबंधित है सुधारों की शुरुआत, शॉक थेरेपी, ये आर्थिक मॉडल का संबंधित था, स्रोत सोवियत संघ का उत्तराधिकारी हुआ, बोरिस येल्तनिन ये है आपके रूस के राष्ट्रपति और वार्सा सैन्य समझौते से संबंधित है, तो ये मैच हुआ। ठीक, 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था? जो शॉक थेरेपी है बेहद महत्वपूर्ण है, ये आपका टॉपिक है, शीत युद्ध के दौरान था, इसको जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। शॉक थेरेपी का मतलब ये था कि किसी बड़े राष्ट्रों द्वारा छोटे राष्ट्रों को या देशों को आर्थिक सहायता देकर फिर उनका शोषण करना, तमाम तरीके से वही था शॉक थेरेपी। पहले तक पिटाई, फिर उसके बाद इलाज। शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था, ये बताना है आपको। तो 63 का राइट आंसर होगा कि रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय वृद्धि, ये शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था। बाकी समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई, उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेचा गया और रूस को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा, ये सभी शॉक थेरेपी के परिणाम थे, लेकिन ये नहीं था। नेक्स्ट है, शॉक थेरेपी के संदर्भ में महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम करके आंकने तथा उन्हें औने-पौने दामों में बेचने को क्या किया? ठीक, ये आपका जो क्वेश्चन है 12th की एनसीईआरटी से संबंधित है। तो उनको हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक, इराकी मुक्ति अभियान के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये बताना है आपको, कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ईरान पर हमला करने के इच्छुक अमेरिकी अगुवाई वाले गठबंधन में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए, ये सत्य है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में पहला कथन सत्य है। इराक पर हमले का कारण बताते हुए कहा गया कि वह हमला इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए किया जा रहा है, ये भी सत्य है।
इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र की अनुमति ले ली गई थी, बिल्कुल नहीं, इससे कभी अनुमति ली ही नहीं गई। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन को इराक की सेना से तगड़ी चुनौती नहीं मिली, ये भी सही है। इसमें सी आपका गलत है। नेक्स्ट है, ये मैच करना है आपको। ऑपरेशन ये देखिए, इनफाइनाइट रीच या ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है, ये सभी के सभी बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। इसको आप देखिए। और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, तो ये था ऑपरेशन इनफाइनाइट, ये सूडान पर मिसाइल से हमला। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ये जो है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ये तालिबान अल-कायदा के खिलाफ जंग था। और इराकी फ्रीडम जो था आपका, ये इराक पर हमले के इच्छुक देशों गठबंधन द्वारा इराक पर हमला, ठीक। और एक ये रहा आपका ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, प्रथम खाड़ी युद्ध, ठीक। तो इसका हम राइट आंसर बता दे रहे हैं, 66 का डी है, 3-1-4-2। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई, फिर उसके बाद उसके बाद। तो 67 सबसे पहले यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई, ठीक। फिर उसके बाद आया यूरोपीय संघ की स्थापना। फिर है आसियान क्षेत्रीय मंच 1900 और विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश। तो ये ऑप्शन बी सही है, 67 का बी होगा। निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया गया? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 68 ये है आपका मॉन्ट्रिस्ट संधि के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नई अंतरराष्ट्रीय न्यू न्यू इकोनॉमिक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है, उसका समर्थक समूह कौन सा नहीं था? किसने इसका समर्थन नहीं किया था न्यू का? तो है आपका नाम ने किया, अंगटाड ने किया, लेकिन G7 ने नहीं किया था। तो ऑप्शन बी सही है, 69 का बी। अगला प्रश्न देखिए, 70 भारत तथा पाकिस्तान ने 1960 में किसकी मदद से सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण आजकल चर्चा में है, हो सकता है कि आए भी। तो ये होगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। प्यारे साथियों, फिर से मैं बता दूं, ये जो आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल सेक्शन है, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। और इसी प्रकार के क्वेश्चन को, प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर को और सॉल्व करने के लिए, इसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा, ठीक। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए। और किसी साथी को लगता है कि उसके पास कंटेंट नहीं है, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो भी कर सकते हैं। 71 गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच निम्न संधि पर हस्ताक्षर हुए। यानी ये भी पूछा जा सकता है, भारत और बांग्लादेश में कौन सा विवाद है, किस नदी को लेकर विवाद है, ठीक। तो 71 का जो राइट आंसर है कि फरक्का बांध का जो है, दोनों खासकर बांग्लादेश और भारत के बीच फरक्का जल समझौते को लेकर, या फरक्का को जो जल बंटवारा है उसको लेकर है। नेक्स्ट है, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का क्या नाम है? 72 इसका राइट है, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IEA। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि एबीएम किस वर्ष हुई? ठीक, 1975, 78, 56 या 72। तो एबीएम की जो संधि हुई वो हुई है आपकी 1972 में। निम्नलिखित में से किससे साझी किंतु अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत उभर कर आया? क्योटो प्रोटोकॉल, रियो पृथ्वी शिखर वार्ता, पेरिस जलवायु सम्मेलन या 74 का राइट आंसर होगा कौन सा? ये है रियो पृथ्वी शिखर वार्ता।
एकल पार्टी के प्रभुत्व, वन पार्टी डोमिनेंट, जो कि 1952 से लेकर 67 के बारे में यहाँ 4 बयान किए गए, कौन-सा बयान सही है? वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम या एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये विचार दिया गया आपका रजनी कोठारी के द्वारा, और वही कांग्रेस सिस्टम को बोलते हैं पार्टी सिस्टम, कांग्रेस सिस्टम, या एक शब्द दिया पूरे सिस्टम को, कांग्रेस सिस्टम उन्हीं के द्वारा दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो सही बयान है कि विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव एकल पार्टी प्रभुत्व का कारण था। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? 1949, 50, 48 या 51? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1948। नेक्स्ट है निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ उचित ईमेल करना है। धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण हुआ, भारत और पाकिस्तान का, ये तो आपको पता ही है। विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण, ये भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन, ये है आपका मिनट, चलिए तो आपका धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण, भारत पाकिस्तान। विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण हुआ, भारत और बांग्लादेश। जैसे पाकिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान में कि वहाँ की उर्दू या अरबी, लेकिन बांग्लादेश में आपकी बंगाली को लेकर ये आंदोलन हुआ, इस वजह से सीमा दोनों का सीमांकन हो गया, यानी बंटवारा हो गया। भौगोलिक आधार पर किसी क्षेत्र की, किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन, भौगोलिक आधार पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे हैं भौगोलिक आधार पर। और आपके ये जो क्या नाम है, किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन, ये हुआ छत्तीसगढ़ और झारखंड का। ठीक, तो ये ऐसे होगा और ये ऐसे ऐसे याद कर लीजिए। ऑप्शन इसका सही है, ये ए। 78 बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है? ये पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। तो 78 देखिए, तो यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था, सत्य है। इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, ये कथन गलत है। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी, सही है। इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था, सही है। तो सही नहीं वाला ऑप्शन बी सही है। 79 ये आपको मैच करना है। सिंडिकेट 79 देखिए, सिंडिकेट जो था अभी आपने देखा, वो है कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह, इस सिंडिकेट से मैच हो जाएगा। और ये जो दल बदल वाला है, ये हो जाएगा आपका कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो, उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाए तो दल बदल निवारक अधिनियम लागू हुआ, ठीक, रोकथाम के लिए। और नारा क्या है? लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मनभावन मुहावरा, गैर कांग्रेसवाद मतलब कांग्रेस और इसकी नीतियों के खिलाफ अलग-अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना, ठीक। इस हिसाब से जो आपका राइट आंसर होगा 79 का, वो है बी। नेक्स्ट है, आजादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? ये पूछा जाता है आपसे। तो आजादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? याद रखिएगा, दो बैलों की जोड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। शास्त्री जी के निधन के पश्चात प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा को समर्थन दिया, क्योंकि इसलिए समर्थन दिया क्योंकि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में अनुभवहीन होने के कारण उन पर निर्भर रहेंगे। ऑप्शन सी सही है। 83 द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम पार्टी का गठन किसने किया था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। ये किए थे सी नटराजन अन्ना दुरई। गलती से आप लोग
करुणानिधि मार दीजिएगा। सी नटराजन अन्नादुरई। डीएमके जो पार्टी की स्थापना कौन किए, गठन कौन किए? अन्नादुरई। 84 कि कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले खेमे को क्या कहा गया? ठीक, जब कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ तो इंदिरा गांधी ने जिस खेमे की अगुवाई किया, उन्होंने उस पार्टी को क्या कहा गया? उस पार्टी को कहा गया कांग्रेस रिक्विजनिस्ट या आर, कांग्रेस आर। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही तथा प्रतिबद्ध न्यायपालिका की घोषणा किसने जन्म दिया? प्रतिबद्ध नौकरशाही या प्रतिबद्ध न्यायपालिका की घोषणा को किसने जन्म दिया? ये भी बार-बार पूछा जाता है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, ये आपको मिलान करना है। सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण। भाषाई पहचान, भाषाई पहचान और केंद्र के साथ तनाव, ये था आपका तमिलनाडु। क्षेत्रीय असंतुलन के कारण फलस्वरूप राज्य का निर्माण, नागालैंड मिजोरम। आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी मांग, ये था आपका झारखंड और छत्तीसगढ़। सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण, पंजाब। ठीक। 87 निम्न में से किस राज्य में क्षेत्रीय दल प्रभावी हैं? जो रीजनल पार्टी है किस राज्य में ज्यादा डोमिनेंट है या एक्टिव है? कौन से है वो स्टेट आपका? 87 का होगा ये तमिलनाडु। 88 नवासी 1989 के चुनाव में भारत में किस राजनीति का दौर शुरू हुआ? तो 1989 के बाद भारत में जो राजनीति का दौर शुरू हुआ वो बहुत ही एक अलग से हुआ और उसको आज तक करने मतलब ये कह सकते हैं, लेकिन अब तो 2014 के बाद से वन पार्टी ही है, लेकिन उसमें भी लगभग 42, 43, 44 पार्टियां हैं एनडीए की जो सरकार है। तो 88 राइट आंसर होगा। गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ जो कि 2014 तक बरकरार रहा। मंडल कमीशन यह नाम किसके नाम पर पड़ा? कर्पूरी ठाकुर, राजीव मंडल या बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल? तो याद रखिएगा वीपी मंडल नहीं बोलते हैं, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, क्योंकि द्वितीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और इन्हीं की सिफारिश के आधार पर ओबीसी को या पिछड़े वर्ग को केंद्र में, केंद्र सरकार की नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण की मांग को उन्होंने सिफारिश किया। 90 देखिए, किस राज्य से जनजातीय आधार पर अलग होने के लिए ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन बनी जो 1960 में ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में बदल गई? वो है असम। साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव किस पर पड़ा? तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर या वर्ल्ड सिस्टम का उदय हुआ। 92 किस घटना का सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण योगदान है? यानी कौन सी घटना जो सोवियत संघ के विघटन धराशायी होने में उसका प्रमुख कारण रहा? तो रहा आपका राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। इनमें से बाल्टिक गणराज्य हैं कौन? तो बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। 94 कि वर्चस्व यानी हेजमनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है हेजमनी के बारे में? तो 94 जो है आपका उसका राइट आंसर होगा कि वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसे हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया, ये गलत है। ऑप्शन डी, बाकी तीनों सही हैं। 95 प्रथम खाड़ी युद्ध को किस सैन्य अभियान के नाम से भी जाना जाता है? अभी आपने इस प्रश्न को सॉल्व किया है पहले ही क्वेश्चन में। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को भी हम कहते हैं कि जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ उसी को बोलते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। नेक्स्ट है, अमेरिकी वर्चस्व के अवरोधक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी अमेरिका का जो वर्चस्व बढ़ रहा था उसी को रोकथाम के लिए, रोकने के लिए कौन सा कथन सही है? तो है आपका अमेरिकी राज्य का अपना
संस्थानिक ढांचा। ये आसियान वे या आसियान शैली क्या है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आसियान हुआ, सार्क हुआ, ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, आसियान, सार्क, नाम, ये सब पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए। यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड नेशन की जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसको भी पढ़ना है। ये जितने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको आप ज़रूर पढ़िए। तो 97 का जो राइट आंसर है, वो होगा आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है आसियान वे, तो बी सही है। 98 कि मॉन्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? इसे 3 प्रश्न पूछे गए। ये यूरोपीय यूनियन से संबंधित है। तो मॉन्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? ये हुए आपके फरवरी 1992 में। तो इसी के बाद यूरोपीय यूनियन का निर्माण हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के वादे में असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कौन सा कथन गलत है? सुरक्षा और शांति से जुड़े मामलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है, सत्य है। मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैले मुख्य शाखाओं तथा एजेंसियों की मार्फत होता है, ये भी सही है। और सुरक्षा के किसी मसले पर पांचों स्थायी सदस्यों का सहमत होना उसके बारे में लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है, ये भी सत्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के बारे में सभी संयुक्त बाकी प्रमुख विशेष एजेंसियों के स्वतः सदस्य हो जाते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन डी गलत है। ठीक, डी केवल 4। नेक्स्ट है खुले द्वार की नीति, ओपन इकोनॉमी की घोषणा किस नेता द्वारा की गई? माओ जेडोंग, जॉन एफ कैनेडी, शी जिनपिंग या डेंग शाओपिंग? ये थे खुले द्वार की नीति की घोषणा करने वाले जो नेता हुए डेंग शाओपिंग। ठीक, ऑप्शन डी सही होगा। तो प्यारे साथियों, ये था आपका 11th-12th, खासकर वैसे तो 9th से 12th तक है, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका 11th-12th पे है। इसमें 9th-10th एनसीईआरटी जो आपकी एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस की 9th से 12th तक का, उसका हमने इसमें एमसीक्यूज को, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उसको सॉल्व किया। और एक पार्ट इसका पहले पार्ट में सॉल्व करें और ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग लगभग 100 एमसीक्यूज को सॉल्व किया। इसको अच्छे से आप सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें से कई क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस के 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। और ये आपके एमसीक्यू बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा है एलटी ग्रेड की, चाहे पीजीटी हो चाहे जीआईसी हो, और पॉलिटिकल साइंस से कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो आपसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, उसी को हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अधिकतम शेयर कीजिए। रही बात पीडीएफ की, तो आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा और इसका लिंक जो है आपको बायो में डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, नकारात्मक उदारवादी तथा आबाद स्वतंत्रता के जो समकालीन समर्थक हैं वो है आपके, एक तो एफ ए हेयर और फ्रिडमैन और आइजर बर्लिन, ये 3 लोग हैं नकारात्मक उदारवादी तथा आबाद स्वतंत्रता के समर्थक। आबाद स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार की बाधा न हो। उदारवाद मतलब उदारवादी की वजह नकारात्मक उदारवादी कहेंगे। तो इसके समर्थक हुए हेयक और फ्रिडमैन और आइजर बर्लिन। 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन की तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन इच्छा स्वतंत्रवाद का समर्थक नहीं है? इच्छा स्वतंत्रवाद का समर्थक कौन सा नहीं है इसमें से? रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन या आपके माइकल वॉल्जर, एफ ए हेयक, या ये इसका कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें होगा आपका माइकल वॉल्जर। बाकी सब इच्छा स्वतंत्रवाद के समर्थक हैं माइकल वॉल्जर के अनुसार। तीसरा प्रश्न देखिए जरा, निम्नलिखित में से
राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान के महत्व को समझाने वाला विचारक कौन-सा है? राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान के महत्व को समझाने वाला विचारक कौन-सा है? अरस्तू, ग्राहम वॉलेस, रॉबर्ट डहल या जॉन रॉल्स। तो ये हैं आपके अरस्तू। ऑप्शन पहला इसका सही होगा, तीसरे का पहला। अगला प्रश्न देखिए कि सही मिलान करना है। एक तरफ पुस्तकें हैं और उनके विचारक हैं। टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी आइजा बर्लिन है। अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, रॉबर्ट नॉजिक। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, मिल्टन फ्रीडमैन। और द रोड टू सफरडम, एफ ए हेयर। ठीक, नेक्स्ट है सही मिलान करना है। तो भीगू पारिक किससे संबंधित है? मल्टीकल्चरलिज्म यानी बहुसंस्कृतिवाद से। चार्ल्स टेलर मानवता की राजनीति से संबंधित है। विल किमलिका ये उदार समतावादी, देखिए ये भीगू पारिक संवाद आधारित बहुसंस्कृतिवाद से संबंधित है। विल किमलिका उदार समतावादी बहुसंस्कृतिवाद का समर्थक है। मरियम यंग विभिन्नता की राजनीति का समर्थक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए निम्न विचारकों में उन्हें विल किमलिका का उदार समतावादी या वाम उदारवादी कहते हैं। ब्रूस सेकर्सन, जॉन रॉल्स, ड्वार्किन या एफ जी ए कोहेन। इन सब में से किसको हम विल किमलिका का उदारवादी समतावादी या वाम उदारवादी कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा, एक तो इसमें आपका ब्रूस एकरमन होंगे, जॉन रॉल्स होंगे, ड्वार्किन होंगे और जी ए कोहेन, चारों लोग शामिल हैं इसमें। तो ये होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता किसे कहा जाता है? व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता किसे कहा जाता है? बेहद महत्वपूर्ण, ये है चार्ल्स मेरियम। अगला प्रश्न है महिलाएं पैदा नहीं होती हैं बल्कि बनाई जाती हैं, किसका कथन है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, ये कथन है सिमोन बुआ की। नेक्स्ट है सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल शब्दावली का संबंध किससे है? सोशल कैपिटल यानी सामाजिक पूंजी का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 9, ये रॉबर्ट पुटमैन से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 कि सही सुमेलित कौन सा इसमें से नहीं है? तो सभी इसमें इससे संबंध श्रम संघवाद जो आपके ये जॉर्ज सॉरेल हैं, विकासवादी समाजवाद बर्नस्टीन हुआ, शीर्ण समाजवाद जीडीएच कोल और स्वप्नलोकी समाजवाद हेराल्ड लास्की। ये जो दो है खासकर या तीन, ये आपको याद रखना है। पूछ देता है कि कौन इसमें से विकासवादी समाजवाद का समर्थक है, श्रेणी समाजवाद का समर्थक कौन और स्वप्नलोकी समाजवादी विचारक कौन है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है अनुदारवाद की मूल मान्यताएं क्या है? अनुदारवाद की मूल मान्यताएं क्या है? तो याद रखिएगा, एक तो परंपराओं में विश्वास और पद सोपान की। दो, अनुदारवाद को हम रूढ़िवाद भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन दूसरा सही होगा, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से उदारवाद की विशेषता नहीं है, कौन सा? तो उदारवाद की कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है? एक तो मुक्त प्रतिस्पर्धा होती है, व्यक्ति की स्वायत्तता, राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता हो, क्रमिक सुधारों का पक्षधर, लेकिन राज नियंत्रित व्यवस्था ये उदारवाद नहीं है, पूंजीवाद की व्यक्तिवाद का या उदारवाद की विशेषता नहीं है। ठीक, उदारवाद की विशेषता है कि राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था न हो, उसको ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। तो आपका बी उदारवाद की विशेषता नहीं है। 13 है कि वैज्ञानिक समाजवाद का पिता किसे कहा जाता है या वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो जन्मदाता है या जनक वो कार्ल मार्क्स है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके क्लास 11 की जो पॉलिटिकल थियरी है उसी से संबंधित है। निम्न में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं है? यूरोपियन समाजवादी कौन सा नहीं है? 14, तो यूरोपियन समाजवादी जो है आपका चार्ल्स फूरियर इसमें से नहीं होगा, बाकी तीनों हैं। ऑप्शन चौथा सही है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में
व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई है? तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जो व्यवहारवादी क्रांति हुई संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस में हुई है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक उदारवादी नहीं है? आधुनिक उदारवादी कौन सा इसमें से नहीं है? बाकी अल्टी हबाउस, मकाइवर और आपके ये लास्की सब आधुनिक उदारवादी हैं, लेकिन थॉमस पेन जो नहीं होगा, तो इसका आंसर पहला है थॉमस पेन। अध्यक्षात्मक सरकार में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो अध्यक्षात्मक सरकार में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कौन सी विशेषता नहीं है? तो राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है? बिल्कुल नहीं, ये केवल संसदीय शासन व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। ऑप्शन चौथा उसकी विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से जो संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, यानी संघीय शासन व्यवस्था की कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है? तो संघीय शासन व्यवस्था में एक हरी नागरिकता इसकी विशेषता नहीं बल्कि दोहरी नागरिकता होती है। तो ऑप्शन तीसरा। भारतीय संविधान निर्माताओं को संघात्मक व्यवस्था में एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी किसने? किसने प्रेरणा दी? तो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने के लिए, राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए और विकास की चिंताओं ने भारतीय संविधान निर्माताओं को संघात्मक व्यवस्था में सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी। तो डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, नेताओं को चोरों का गिरोह तथा केंद्रीय बैंक को विधायी कपट कहने वाले शिक्षा तंत्रवादी विचारक कौन है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 20 तो है आपके कौन? मूरे रोथबार्ड है ऑप्शन पहला। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 तो ये है आपके जॉर्ज एच सबाइन, एच सबाइन है। निम्नलिखित में से अराजकतावाद के संबंध में संगत कथन कौन सा नहीं है, यानी अराजकतावाद की विशेषता कौन सा इसमें से नहीं है? 22 तो है केंद्रीकरण का समर्थन। ऑप्शन तीसरा, केंद्रीकरण का समर्थन अराजकतावाद से संबंधित नहीं है। वो कहते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, वर्गहीन समाज के समर्थक हैं और निजी पूंजी का विरोध करते हैं। निम्नलिखित समुदायवाद का पिता कौन है? निम्नलिखित में से समुदायवाद का जनक कौन सा है? इसमें से 23 बताना है। तो है अमिताई एर्जियोनी, ऑप्शन ए पहला। नेक्स्ट है कि सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक कौन से संबंधित रचना है? जॉनरल्स, थियरी ऑफ जस्टिस सही है, माइकल वॉल्जर, स्फीयर ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन, द आइडिया ऑफ जस्टिस और सीबी मैकफर्सन, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। ये चारों की चार किताब बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अभी कहीं एक जगह नोट कर लीजिए। अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड शब्दावली का संबंध किस विचारक से है? 25 इनविजिबल हैंड का जो संबंध है एडम स्मिथ से संबंधित है। किन्सियन या किन्सवाद का संबंध किस विचारधारा से है? तो किन्सवाद का संबंध आपका आधुनिक उदारवाद से है। नव उदारवाद पूंजीवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है किसे? नव उदारवाद का बौद्धिक पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 इसमें एफ ए हेयक है। एफ ए हेयक को बोलते हैं। इच्छा स्वतंत्रवाद यानी लिबरलिज्म से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28 तो राष्ट्रप्रहरी राज्य का समर्थन करते हैं सही है, व्यक्ति को बढ़ावा देते हैं और विश्व स्तर पर एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, लेकिन वामपंथ की तरफ इनका झुकाव ज्यादा नहीं है। यही असत्य कथन होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है किस विचारधारा को कल्याणकारी राज्य उदारवाद भी कहा जाता है? किस विचारधारा को कल्याणकारी राज्य उदारवाद भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 तो ये होगा उदार समतावाद। तार्किक प्रत्यक्षवाद या नौ प्रत्यक्षवाद या रेशनल पॉजिटिविज्म और न्यू पॉजिटिविज्म से संबंधित संप्रदाय या स्कूल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30 ये है आपका वियना सर्किल स्कूल या वियना स्कूल। क्वेश्चन नंबर 31 कि वर्ग संघर्ष किस दर्शन की विशेषता है? तो वर्ग संघर्ष जो है आपका बेहद महत्वपूर्ण है, ये संबंधित है आपका केवल और केवल मार्क्सवाद से।
32 शांति का संविधान कहा जाता है किसे? तो शांति का संविधान हम किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 32 ये होते हैं जापान के संविधान को। इनमें से कौन सा कथन आधुनिक उदारवाद के सामाजिक पक्ष से संबंधित नहीं है? आधुनिक उदारवाद के सामाजिक पक्ष से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। 33 तो है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। ऑप्शन दूसरा। इनमें से कौन सी विशेषता शास्त्रीय उदारवाद की नहीं है? कौन सी विशेषता शास्त्रीय उदारवाद की नहीं है? तो शास्त्रीय उदारवाद में आपके कल्याणकारी राज्य गतिविधियां ये उसकी विशेषता नहीं होगी। ऑप्शन पहला। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। शास्त्रीय उदारवाद समानता के बजाय स्वतंत्रता पर बल देता है, सत्य है। उदारवाद में आर्थिक समानता से तात्पर्य आर्थिक स्वतंत्रता का समान अधिकार से, ये भी सत्य है। उदारवादी राज्य एक न्यूनतम राज्य है, ये भी सत्य है। तो डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 36 निम्न में से कौन सी विशेषता रूढ़िवाद की नहीं है? रूढ़िवाद की विशेषता कौन सी नहीं है? 36 तो तर्कवाद का बहिष्करण, धार्मिक रूढ़ियों का समर्थन और पद सोपानी समाज व्यवस्था का वर्णन ये रूढ़िवाद की विशेषता है। लेकिन कुलीन तंत्र व राजतंत्र का विरोध ये लोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके समर्थक हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है 37 राजनीतिक सिद्धांत के तहत क्या आता है? तो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है? तो एक तो राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों व नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह विधि का शासन, अधिकारों का बंटवारा जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। और राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल करते हैं। तो चारों ऑप्शन सही, तो डी होगा उपरोक्त सभी। स्वतंत्रता के सकारात्मक अर्थ से असंगत है, यानी सकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित कथन कौन सा गलत है, ये बताना है। 38 तो व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव हो ताकि वह स्वतंत्रता का चयन कर सके। बिल्कुल नहीं, ये तीसरा इसमें डिसमैच है। 38 का थर्ड ऑप्शन 3। अगला प्रश्न हस्तक्षेप की अनुलंघनीय लघुत्तम क्षेत्र से संबंध वाक्यांश कौन सा है, ये आपको बताना है। 39 ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। ऑप्शन 4। जेएस मिल ने ऑन लिबर्टी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में कौन से तर्क दिए हैं? कौन से तर्क दिए हैं? तो कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता है, ये सत्य है। सत्य विरोधी विचारों को टकराव से पैदा होते, ये भी सही है। विचारों के संघर्ष से सत्य विचार जीतकर सामने आता है, ये भी सत्य है। जिसे हम सत्य समझते हैं, जो नहीं कि वही सत्य हो। चारों ऑप्शन सही है लिबर्टी ऑन लिबर्टी के बारे में। स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि औचित्यपूर्ण प्रतिबंधों का होना है। औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का स्रोत नहीं है कौन सा? 41 तो लोगों की अनिच्छा, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। लोगों की इच्छा पर आधारित है। ऑप्शन पहला ही गलत है। गांधी की प्रसिद्ध कृति हिंद स्वराज में स्वराज का तात्पर्य नहीं, यानी स्वराज का तात्पर्य नहीं है या स्वराज की विशेषता नहीं है, ये बताना आपको। 42 तो इसमें होगा स्वराज में आर्थिक मुक्ति आती है जिसके लिए राज्य नियोजित आर्थिक विकास आवश्यक है, ये उसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन तीसरा 42 का थर्ड होगा। नेक्स्ट है सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं है, यानी सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन से नहीं है? 43 तो जॉन लॉक और जीएस मिल। ऑप्शन चौथा। वोल्टेयर का प्रसिद्ध कथन कि किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन करता है? 44 वो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक है वोल्टेयर। समानता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए? समानता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए? औपचारिक समानता की स्थापना की जाए, विभेदक बर्ताव द्वारा समानता लाया जाए और सकारात्मक कार्रवाई व आरक्षण के द्वारा। तो चारों ऑप्शन
सही है आपके, तो डी होगा इसमें, चौथा ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है 46। आर्थिक असमानताएं आर्थिक असमानता ही मूल असमानताएं हैं, यह कथन किसका है? 46 दी है, कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवाद में ये कहता है, ऑप्शन पहला। सही मिलान कीजिए। औपचारिक समानता, असमानता विशेषाधिकारों का संरक्षण बंद करना, ये मैच है। विभेदक बर्ताव, वंचित वर्गों को विशेष सुविधाएं देना, भी सही है। सकारात्मक कार्रवाई, अतीत की असमानताओं को अतीत की असमानताओं के दुष्प्रभावों को दुरुस्त करना, ये भी है सकारात्मक कार्रवाई। और आर्थिक निर्धारणवाद, समस्त असमानताओं का मूल कारण आर्थिक है, ये चारों सम्मिलित है। कौन सी विचारधारा कहती है कि निजी संपत्ति व सार्वजनिक निजी व सार्वजनिक के बीच भेद समाप्त हो? नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, उदार समतावाद या आधुनिक उदारवाद? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, नारीवाद। किस विचारक ने कहा कि निष्पक्ष और न्यायपरक समाज सभी सदस्यों के हित में होता है? जॉन लॉक, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक या प्लेटो? 49 का राइट आंसर होगा दूसरा, जॉन रॉल्स। क्वेश्चन नंबर 50, न्याय के विस्तृत आयाम में शामिल नहीं है, कौन सा? तो न्याय के विस्तृत आयाम में शामिल नहीं कौन? युग्यतम की उत्तरजीविता, ऑप्शन चौथा। रॉल्स के सामाजिक समझौतावादी न्याय सिद्धांत से मेल नहीं खाने वाला कौन सा वाक्य है? कौन सा है इसमें से? तो है आपका, रॉल्स का तर्क है विवेकशील चिंतन नहीं बल्कि नैतिकता संसाधन वितरण में निष्पक्ष बनाते, बिल्कुल नहीं, वो विवेकशील चिंतन को ही बात करता है, तो चौथा सम्मिलित नहीं है, यह असंगत है। न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना, यह कथन किसका है? 52 बेहद महत्वपूर्ण कथन है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोट है। रॉल्स के अनुसार न्यायपूर्ण समाज बनाने हेतु निष्पक्ष नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता कौन सा है? एकमात्र रास्ता है आपका अज्ञानता का आवरण या अज्ञानता का पर्दा या व्हील ऑफ इग्नोरेंस। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत विवेचित किया जाता है, यानी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किसका वर्णन किया जाता है? 54 तो ये राजनीतिक विचारधाराओं का, राजनीतिक समस्याओं का और राजनीति को भी विवेचित किया जाता है, तो डी होगा उपरोक्त सभी को। राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। सुकरात, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी या अंबेडकर, किसका कोट है ये आपको बताना है। तो ये कोट है आपका महात्मा गांधी का, बेहद महत्वपूर्ण कोट है। राज्य को जहां तक संभव हो राज्य को जहां तक संभव हो व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसका कोट है? लास्की, मिल, सीले या मार्क्स का? 56 ये कोट है आपका जॉन स्टुअर्ट मिल का, जीएस मिल। स्तंभों, हाँ ये सही मिलान करना है। जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना ऑन लिबर्टी है। महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, आंग सान सू की फ्रीडम फ्रॉम फियर, बेहद बेहद महत्वपूर्ण रचना है। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और सलमान रुश्दी, द सेनेटिक वर्सेज, ये भी याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये। अधिकारों की व्याख्या से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? 59 तो कौन सा? अधिकार ऐसे दावों के रूप में होते हैं जो अप्रतिबंधित है, बिल्कुल नहीं, प्रतिबंध भी होता है उस पर भी। चौथा इसमें से गलत है, ये सही मिलान कर किया जा चुका है। तो प्राकृतिक अधिकार, अधिकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और जन्मजात है। मानव अधिकार, मनुष्य ने अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं को खोजा है। कानूनी अधिकार, सरकारों का समर्थन व संवैधानिक मान्यता प्राप्त होता है। इमैनुअल कांट के अधिकारों की नैतिक अवधारणा से मिलान करने वाले कथन कौन कौन से हैं? तो हमें दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए अपेक्षा करते हैं, सही है। और हम दूसरे को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन न बनाए क्योंकि वे मानव है, दोनों ही कथन सही है इमैनुअल कांट के बारे में। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किसने डिक्लेयर किया? 62 तो आपको पता ही है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन की जनरल असेंबली ने। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता
कारण क्या है? सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। ये आपका क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल यूरोपीय मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? सिक्सटी फोर अंतर व अंत धार्मिक दोनों का वर्चस्व का विरोध, ये भी ऐसा नहीं है। समूह आधारित अल्पसंख्यक अधिकारों को मान्यता, ऐसा भी नहीं है। राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश, ये भी नहीं है। देखिए यहाँ ये है राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश, ये थोड़ा-सा आपका ये डिसमैच ये हो रहा है। बाकी अंतर व आंतरिक धार्मिक दोनों वो का वर्चस्व इसका विरोध करता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और समूह आधारित तो अल्पसंख्यक अधिकारों को मान्यता भी देता है। धर्मनिरपेक्षता और राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश अपने यहाँ नहीं है, भारत में नहीं है। तो ये चौथा सही होगा। नेहरू धर्मनिरपेक्षता संबंधी दर्शन से असंबंधित वाक्यांश कौन-सा है? नेहरू के धर्मनिरपेक्षता से संबंधित गलत कथन कौन-सा है? 65 तो सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण हो, समाज सुधार के लिए राज्य द्वारा धर्म में हस्तक्षेप किया जा सकता है, ये नेहरू का मानना था। और तमाम प्रकार की सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए धर्म को व्यक्तिगत मामला मानकर राज्य सत्ता और धर्म का पूर्णतः अलगाव करते हैं। ये असंगत कथन है, तो तीसरा सही होगा। न्याय का समकक्षों के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत लागू हुआ है। कहाँ पर? न्याय जो है समान के साथ समान बर्ताव किया जाए, समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार। एक सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो 66 का राइट आंसर होगा। पत्थर तोड़ने के काम में सभी जातियों के लोगों का समान पारिश्रमिक। ये केवल ऑप्शन 2 ही इसमें प्रिंट हुआ है। 67 न्याय के संबंध में न्यायोचित वितरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है किसके द्वारा? 67 यह किसके द्वारा? न्यायोचित वितरण हो तो जॉन रॉल्स के द्वारा। संशोधनवादी समाजवादी या विकासवादी समाजवादी है कौन? तो विकासवादी समाजवादी आपके होंगे कौन? बर्नस्टीन। इसको संशोधनवादी समाजवादी भी बोलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रावधान कैबिनेट मिशन में था? 70 क्वेश्चन नंबर 70 तो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनाव का तरीका परामर्श तय होगा, सही है। प्रत्येक प्रांत को 3 समुदायों में जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाएगा, ये भी कथन सत्य है। 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का चुनाव होगा, अनुपात होगा, सही है। प्रति 10 लाख पर 1 सीट का अनुपात, तो 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य है। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। 71 देखिए ये कथन सत्य है। समता के अधिकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। समता के अधिकार समानता का अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। ये देखिए प्रथा है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकती, तो ये केवल इसमें प्रथा इसमें है, लेकिन कानूनी रूप में तो इसको समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 17 के द्वारा, तो इस हिसाब से भी गलत है, तो पहला ही केवल सही होगा। ए सत्य है और आर गलत है। 71 निरोधक नजरबंदी या प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में कौन से कथन असत्य है? 72 इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को वकील रखने का अधिकार होता है, ऐसा इसमें नहीं है, ऑप्शन तीसरा गलत है। 73 कि भारत में चुनाव आयोग के संबंध में असंगत कथन को बताइए। तो देखिए आप, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 73 मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत में बहुसदस्य चुनाव आयोग, ये सत्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल राष्ट्रपति ही पद से हटा सकता है। अन्य चुनाव में आयुक्तों का मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति हटाता है। देखिए इसमें जो है आपका
पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा भी सही। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको हटाने की प्रक्रिया जो आपके अ, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उसी प्रक्रिया के आधार पर भी इसको हटाया जाता है। तीसरा इसमें से डिसमैच है। भारत के लोकसभा निर्वाचन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। भारत के लोकसभा के निर्वाचन की व्यवस्था कौन-सा नहीं है? विजयी प्रत्याशी के लिए कुल मतों का बहुमत 50% मिलना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, जो सबसे आगे जीत उसी की होती है, चाहे वो 50% पाए, चाहे 20%, चाहे वो 60%, इससे मतलब नहीं है। जो रेस में सबसे आगे जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वही जीतेगा। ठीक, चौथा डिसमैच है। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों हेतु कौन-सी मतदान प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए कौन-सी मतदान प्रणाली अपनाई जाती है? इसमें दूसरा होगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। 76 संसदीय कार्यपालिका का क्या अर्थ है? तो संसदीय कार्यपालिका का अर्थ है कि ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। चौथा, संसदात्मक सरकार में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? यानी संसदीय शासन की विशेषता कौन सी नहीं है? 77, तो सरकार के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहते हैं, सही है। सरकार का प्रमुख विधायिका के में बहुमत दल का नेता होता है, ये भी सही है। सरकार का प्रमुख ही देश या राष्ट्र का प्रमुख होता है। चौथा, सरकार का प्रमुख विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपका सही है। तीसरा जो है, सरकार का प्रमुख ही देश या राष्ट्र, ऐसा नहीं है। ऑप्शन तीसरा जो है, यहाँ राष्ट्रपति देश का मुखिया है। निम्न में से किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की? बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये थी आपकी पीके थुंगन समिति। किन केंद्र शासित प्रदेशों में स्वयं का उच्च न्यायालय है? किन केंद्र शासित प्रदेशों में अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है? 79, तो ये नई दिल्ली व जम्मू कश्मीर को अपना, इन नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर का अपना हाई कोर्ट है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में क्या जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल किया गया? तो शामिल किया गया समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। ऑप्शन नंबर दूसरा। 81, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81, तो 81 का राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य बिल्कुल नहीं, इनको आप हाई कोर्ट में चैलेंज या कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाता है। 82, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण। 82, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद अनुच्छेद 50 होगा इसका, अनुच्छेद 50। बेलगांव विवाद किस बेलगाम बेलगावी विवाद किन किन राज्यों के मध्य है? 83, तो ये जो है आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के आपसी विवादों का सुलझाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को देता है? 84, तो ये है 131। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के बुनियादी ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत किस वाद में दिया गया? तो आपको पता ही है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। सही मिलान कीजिए। संसदीय शासन व्यवस्था जो कि आपका ब्रिटेन में है, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन में है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से आपने लिया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, और अवशिष्ट शक्तियां जो ली हैं आपने कहाँ से? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, ठीक, कनाडा से लिया है। और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, ये आपका यूएस में है।
87 कि भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया है क्या? तो फ्रांस के संविधान से आपने ग्रहण किया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 88 कि कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सेवाओं में पिछड़ों को आरक्षण देना समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? बेहद महत्वपूर्ण है। 88 तो यह है अनुच्छेद 16(4) किस प्रावधान से धर्मनिरपेक्षता को बल नहीं मिलता है? 89 शासकों से अलग धर्म मानने वालों को शासकों का धर्म स्वीकार करने हेतु विवश करना, इससे धर्मनिरपेक्षता को बल नहीं मिलता, बल्कि क्या होता है कि आप किसी एक तरफ झुक जाते हैं, ठीक, नुकसान पहुंचता है ये। ऑप्शन तीसरा। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में असंगत कथन आपको बताना है, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। यह सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में असंगत कथन, इसके फैसले सभी अदालतों में बाध्यकारी हैं। ये किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, सत्य है, या किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं भेज सकता है। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तबादला कर सकता है। ये सिफारिश करता है, तबादला करने का काम आपका राष्ट्रपति का है। तो दूसरा इसमें ऑप्शन है गलत है, और दूसरा इसमें गलत है। निम्न में से कौन सा न्यायिक सक्रियता का सकारात्मक पहलू है? जुडिशियल एक्टिविज्म का जो पॉजिटिव एक्शन कौन सा इसमें से? 91 इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया है। कौन से विचारक राज्य को शोषण का आधार मानकर उसे समाप्त करना चाहते हैं? 92 तो यह है आपके अराजकतावादी। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है? यह एक जीवन दस्तावेज है, सही है। यह लचीलेपन व कठोरता का सम्मिश्रण है, ये भी सही है। ये दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, ये भी सत्य है। इसमें केवल केंद्र सरकार की शक्तियों का वर्णन है, ये गलत है आपका। केंद्र सरकार, राज्यों दोनों की शक्तियों का वर्णन है। संसद अथवा विधायिका की संप्रभुता पर कोई सीमा नहीं है, यह कथन किसका है? 94 तो ये कथन है आपका एनवी गॉडगिल महोदय का। 95 संसद संविधान के किस भाग में विशेष बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है? 95 मूल अधिकारों में, और राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि में, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। ये विशेष बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है इन चारों में, ठीक। तो आप किसी राज्य के क्षेत्रफल में अगर उसको संशोधन करना है तो सामान्य बहुमत, ठीक। ये यहाँ होना चाहिए था, नहीं, ठीक। तो चौथा सही होता, तो इसमें अनुत्तरित कह सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विवादास्पद संशोधन की श्रेणी में नहीं आता है? 96 ये होगा 73वां संविधान संशोधन, बाकी तीनों में विवाद रहा। 97 निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की आलोचना से संबंधित नहीं है? 97 भारत का संविधान अस्त व्यस्त है, ये आलोचना की गई। भारत का संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है। भारत का संविधान प्रतिनिधिपूर्ण नहीं, ये भी आलोचना है इसकी। और भारत का संविधान एक विदेशी दस्तावेज, ये भी आलोचना है। लेकिन भारत का संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है, ये कथन सत्य है, आलोचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 लोकतंत्र के हक में गांवों को स्वशासन, यहाँ तक कि स्वायत्ता हासिल करने की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमारे लिए जरूरी है कि हम गांवों को सुधारने और वहां शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जड़ जमाने में समर्थ हों। ये कथन किसका है? 98 किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू या अंबेडकर, पटेल या अनंत शयनम अयंगर का? तो ये कथन है आपका जवाहरलाल नेहरू का।
निम्नलिखित में से 11वीं अनुसूची से संबंधित विषय कौन से नहीं है? संबंधित विषय नहीं है 11वीं अनुसूची से। 99। रक्षा, ये आपका 243 जी के तहत 29 विषयों में शामिल नहीं है। यानी जो 243 जी में 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 प्रकार के कार्य दिए गए हैं, बल्कि जो रक्षा का कार्य है ये केंद्रीय सूची का विषय है। तो इसलिए चौथा इसका संबंधित विषय नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, पंचायतों की शक्ति प्राधिकार उत्तरदायित्व का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो यह है आपका 243 जी, ऑप्शन तीसरा। तो ये था आपका एनसीईआरटी 11th का पॉलिटिकल साइंस का, ये आप कह सकते हैं एक प्रैक्टिस सेट का है या उसका निचोड़ का है। 1 या 2 क्वेश्चन इसमें कहीं डिसमैच हो सकता है, अगर आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ये मैं मानता हूँ। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।